हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि इकोनॉमिक्स की क्लास। और हमने बताया कि हम आपको एक क्लास ही आपको इकोनॉमिक्स की दिया है इस बार, मतलब पुलिस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक क्लास दिया। और ये ही क्लास आपकी देखिए परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, दो तरीके से निचोड़ आपके वीडियो हैं, निचोड़ क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। और एक एक क्वेश्चन आपको बस समझते हुए चलना है कि आपने नहीं पढ़ा, इकोनॉमिक्स को पढ़ने में आपको डर भी लगता है, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी क्वेश्चन लिया है बस इतना पढ़ लीजिएगा, आपका सिलेक्शन यहां से आपका हो जाएगा, जो कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, आवाज वगैरह आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, क्या हमारी आवाज आप सभी के पास आ रही है? साफ आवाज आ रही है? आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कोई कंजूसी मत करिएगा। ऐसी क्लास जो कि बिल्कुल रामबाण आपकी होने वाली है आज की क्लास। ठीक है, ऑफलाइन देख रहे हैं या आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? चलिए जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर क्या बनेगा? आप कहेंगे सर जी सी नंबर हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। या देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसको ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। याद कैसे रखना है? याद रखना है कि भैया आपके पास भगवान ने दिया है, हाथ दिया है ना, एक अंगुली में आपके पांच, है ना, एक हाथ में पांच उंगली होती हैं, और अपने हाथ का प्रयोग अगर आप करेंगे तो गरीबी आपकी नहीं रहेगी, है ना। तो याद रखिएगा कि आपकी जो आप गरीबी उन्मूलन है वो पांचवी, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया के लेखक इनमें से कौन है? चलिए बताना है, यहां पर जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया के जो लेखक है वो आपके इनमें से कौन है? तो दोस्तों यहां पर याद रखिए, इनका नाम है आपका एम विश्वेश्वरैया। बहुत ही आईएमपी पॉइंट आपका याद रखिएगा कि भारत में आर्थिक नियोजन, क्या एक शब्द मिलता है कि भारत में आर्थिक नियोजन शुरू करने का प्रयास जो किया था वो कौन से इंजीनियर थे? तो दोस्तों ये इंजीनियर भी रहे हैं, राजनीतिक भी रहे हैं। आपका नाम है विश्वेश्वरैया। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा, विश्वेश्वरैया इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लाई गई थी? चलिए भारत में नई आर्थिक नीति जो लाई गई वो कब लाई गई थी? इसका आंसर क्या बनेगा? चलिए आवाज नहीं साफ आ रही? चलिए आवाज नहीं साफ आ रही? इतनी तो आवाज साफ आ रही, कह रहे आवाज साफ नहीं आ रही। चलिए देखो, भारत में नई आर्थिक नीति जो आपकी लाई गई ये कब लाई गई थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर बी नंबर है। याद रखिए 1991 में। कब लाई गई थी? 1991 में। उस समय जो आपके प्रधानमंत्री थे कौन? नरसिम्हा राव। कौन? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा ये आपकी शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और 2024 में इनको भारत रत्न भी दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? भारत में जीएसटी कब लागू की गई? चलिए बताइएगा, भारत में जो जीएसटी लागू की गई ये कब लागू की गई? यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर 2017 में, है ना। 2017 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फसल बीमा योजना में से कौन सी सही नहीं है? फसल बीमा योजना में से कौन सही नहीं है आपसे पूछा गया है। देखिए पहला पॉइंट आपसे कह रहा है भैया व्यापक फसल बीमा योजना 2015 दिया गया है। तो भैया आप कहेंगे व्यापक फसल बीमा योजना 2015 नहीं है, 1985 है। कितनी है? 1985 है। बाकी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 99 से 2000, संशोधित राष्ट्रीय कृषि आपका योजना 2010 से 16, प्रधानमंत्री फसल आपका 2016, है ना। ये आपको याद रख लेना है। बाकी हमें मालूम है कि इस क्लास में बच्चे बहुत कम जुड़ेंगे, लेकिन जितने लोग यहाँ पर जुड़ते हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि अगर वहीं पर यूपी जीके होती ना, हिंदी की क्लास होती तो लोग बड़े जुड़े होते हैं। उनको लगता है कि नहीं हिंदी और यूपी जीके से ही सिलेक्शन हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे बड़े सरल होते हैं, लेकिन नाम यहाँ पर क्या होता है, डर जाते हैं लोग, बहुत जल्दी डर जाते हैं कि इकोनॉमिक्स से यार मेरी समझ नहीं आती। जब देखोगे नहीं तो समझ में कहाँ से आएगी? ऐसे हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं? चलिए यहां पर बताइएगा, आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या होगा। सबसे पहले थ्योरी को समझ लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी थ्योरी से ही क्वेश्चन आपका आ जाता है। कह रहा है कि ये किसने सबसे पहले तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं। जब घाटा होता है तो पैसा कम खर्चा करेंगे, जब कम खर्चा करेंगे तो बचत आपकी ज्यादा होती है। तो आप कहेंगे सर जी 6 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए
चलिए भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 6 में, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ये थे आपके डेविड रिकार्डो। कौन है? डेविड रिकार्डो। याद रखिए डेविड रिकार्डो इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आय असमानता को मापने के लिए। क्या होता है? आय की असमानता को मापने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर बनेगा यहां पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं, है ना, यहाँ पर देखा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि भारत में जैसे हरित क्रांति आई है, तो भैया ये तो आपके यहाँ से शब्द हो गया, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग जो आपके है कहाँ से, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग जो थे संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। कहाँ के? संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन? ए नंबर। और इन्होंने जो रिसर्च किया था वो आपकी मैक्सिको में किया था, है ना। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर पूछे भारत में हरित क्रांति के, है ना, ये भारत हटा दीजिएगा, है ना, भारत आपको हटा देना है इस क्वेश्चन में से, भारत हटा दीजिएगा। बस ये पढ़ना है कि हरित क्रांति के जनक पढ़ना है। अगर भारत का लगा देते हैं तो स्वामीनाथन हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन में भारत हटा दीजिए, ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार होती है? चलिए बताइएगा कि भारत में जो स्टॉक मार्केट होते हैं इसके लिए विनियमन जो होता है इसमें कौन सी जो एजेंसी होती है वो जिम्मेदार होती है? तो दोस्तों यहाँ पर ये है आपकी सेबी। कौन है? सेबी। इसका जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए सेबी जिम्मेदार आपकी होती हैं। पूछे भैया सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे सर सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन इसे 1992 में वैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? चलिए बताइएगा कि जीएसटी परिषद में जो सदस्य होते हैं वो आपके कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। हमने कहा बस क्लास में बने रहिए, हमें मालूम है कि इसका कम से कम 50% क्वेश्चन आपको 100% आ रहे होंगे, और एक बार अगर देख लेंगे तो पूरी तरीके से रिवीजन हो जाएंगे और कुछ सीखने को मिल जाएगा। जब भी कोई चीज आपको नहीं आती तो उसमें समझिए कुछ ना कुछ आता जरूर है ना। आप इतनी दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आता जरूर है, और इस वीडियो में 50% से ज्यादा ही आपको आ रहा होगा। बस एक बार देख लेंगे तो और बेहतर रिवीजन हो जाएगा। देखो भैया यहाँ पर आंसर क्या हो गया, जिसका भी आ गया है 33 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखा जाए जीएसटी परिषद में जो वित्त मंत्री होते हैं, संघ के राजस्व वित्त मंत्री होते हैं, राज्यों के वित्त होते हैं, है ना, कराधान के मंत्री होते हैं, इसमें से आपके शामिल होते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रिजर्व बैंक के नोट निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? अब देखिए आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है और एग्जाम में आ जाएगा तो आप पक्का कराएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते कि क्या करें क्या ना करें, है ना। लेकिन अब आपको पढ़ लेंगे तो आपको याद भी रहेगा, दिमाग में इस बिल्कुल सेट हो जाएगा। देखो भैया कह रहा है कि नोट रिजर्व बैंक के नोट निगमन विभाग अर्थात जो नोट छापती है, तो भैया उसके पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना जरूरी है? यहाँ पर आंसर क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर 115 करोड़। क्या है? 115 करोड़ रुपया होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि चलिए मशीन पा गए हैं तो बिल्कुल झोंके हैं, ऐसा नहीं है। उनके पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि 115 करोड़ रुपए का सोना उनके पास होना जरूरी है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, न्यूनतम राशि इतनी आपकी होनी चाहिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? देखिए सहकारी कृषि के विचार का समर्थक इनमें से कौन नहीं था? तो दोस्तों ये थे आपके कौन? चौधरी चरण सिंह, है ना। चौधरी चरण सिंह को इस बार को भारत रत्न मिला है, ये भी बात को याद रख लेना है ना। 2024 में भारत रत्न जो दिया गया है चौधरी चरण सिंह को भी यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों ये नहीं चाहते थे भारत में सहकारी कृषि के विचार, मतलब ये नहीं चाहते सहकारी कृषि हो, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध जो आपका है किससे है? अब आपने पढ़ा है, जरूर जवाब दोगे। उम्मीद हम जताते हैं कि बस क्लास में बने रहेंगे तो आप जब क्लास छूटेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि आज इकोनॉमिक्स को पढ़कर मेरे अंदर एनर्जी आ गई है।
देखो भैया कह रहा है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे नीली, हमने कहा नीली क्या होती, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल मछली आपने सुना होगा, ब्लू व्हेल, ब्लू को बोल देंगे नीली, क्या थी, मछली थी, मछली से क्या हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा कि भैया भारत में नीली क्रांति से संबंधित क्या है, तो आप कहेंगे सर मत्स्य पालन, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। अगर हम आपसे पूछे कि सर यहाँ पर देखा जाए काली क्रांति का संबंध किससे होता है, काली क्रांति का संबंध होता है किससे, तो आप कहेंगे पेट्रोलियम उत्पादन से होता है। नीली क्रांति का किससे होता है, मछली से होता है। यहाँ पर होता है गोल्डन फाइबर, है ना, क्या होता है, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर का जो संबंध होता है वो किससे होता है, गोल्डन फाइबर का संबंध होता है जूट उत्पादन से, किससे होता है, जूट उत्पादन से। एक होता है श्वेत क्रांति, तो आप कहेंगे दूध उत्पादन से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भारत में 8 कोर सेक्टर किसे शामिल नहीं किया गया है। चलिए हम कहते हैं कि भारत में 8 क्षेत्र जिन्हें मुख्य रूप से कोर सेक्टर मानते हैं, ये 8 चीजें क्या होते हैं, रिफाइनरी उत्पादन, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और सीमेंट और उर्वरक, ये आपकी चीजें होती हैं। अब इसमें से दोस्तों याद रखिएगा रसायन का प्रयोग ये आपके 8 कोर क्षेत्र में नहीं होता है। ये कह सकते हैं कि भी किसी भी क्षेत्र के लिए एक ढांचा होता है कि ये इतनी जरूरी होनी है, इतनी चीजें होना जरूरी है। जैसे आपको घर बनाना है तो घर बनाने में क्या जरूरत होती है, आप कहेंगे सर घर बनाने के लिए यहाँ पर जैसे सीमेंट होता है ना, सरिया हो गई है, ये चीज आपकी होती है जो कि मेन पॉइंट होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। हमने आपको बताया था सर ये प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है ना, प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पर कौन कौन सा आ सकता है, 15 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर पहला जो आपका मत्स्य पालन होता है ये भी किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यहाँ पर देखा जाए डेयरी उद्योग ये भी आपका इसी में आपका आता है। यहाँ पर कृषि पालन ये भी आपका आता है किसमें, तो आपके प्राथमिक में ही आता है। तो आप कहेंगे सर जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नई औद्योगिक नीति 1991 के समय वित्त मंत्री कौन थे। अभी हमने बताया नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पढ़ाया था। तो आप कहेंगे सर जी 1991 में। अब क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि वित्त मंत्री जो आपके थे इस समय वो कौन थे, तब क्या जवाब देंगे, ऐसी स्थिति में आप क्या जवाब देंगे। तो चलिए यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय क्या थे, वित्त मंत्री थे। दोस्तों याद रखिए इसका आंसर बनेगा यहां पर आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है, कौन अप्रत्यक्ष कर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 17 नंबर का ऑप्शन देना है। चलिए 17 की अगर बात करते हैं दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर जो आपके डायरेक्ट ना लिया जाए। देखो निगम का प्रत्यक्ष है, संपत्ति अप्रत्यक्ष, उपहार भी है, लेकिन जो आपका सीमा शुल्क आपका है, याद रखिए सीमा शुल्क जो आपका है ना, जैसे सीमा शुल्क हो गया या बिक्री कर आपका हो गया, इनको नोट कर लीजिएगा। बिक्री कर जो आपका होता है ये आपका हो गया। और देखा जाए तो आपका क्या होता है, उत्पादन शुल्क होता है। क्या होता है, उत्पादन शुल्क आपका होता है। उत्पादन शुल्क जो आपका होता है ना, ये क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। यही 3 पूछे जाएंगे जब भी पूछेगा कि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण बताइए, तो आपको सीमा शुल्क मिलेगा, बिक्री कर मिलेगा, उत्पादन मिलेगा। ये 3 पॉइंट आपको नोट कर लेना है, कहीं भी अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे इन पॉइंट को। और एक बार बस रिविजन कर लीजिएगा, एक बार रिविजन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा कब यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया था। चलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आपका कब घोषित किया गया था, यहाँ पर देखा जाए 18 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा 18 नंबर में। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को। कब है, तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। कहां से, तो आप कहेंगे सर जी हरियाणा के पानीपत से, हरियाणा के पानीपत से आपका शुरू हुआ था, पानीपत से। अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, अगर आपने अच्छे से तैयारी किया है ना, आपने करंट अफेयर की अच्छे से तैयारी किया है। तो हमने यूपी करंट अफेयर में आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, किसे बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। देखते हैं क्या आपकी तैयारी आप पे है कि नहीं तैयारी है, क्या आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं नहीं करते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ऑफलाइन देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं या इसके पहले देख रहे हैं, जरूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि महालनोबिस मॉडल आधार जो था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना का था। यहाँ पर देखिए 19 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा सर इनको बोलते हैं पीसी महालनोबिस। क्या बोलते हैं, पीसी महालनोबिस बोलते हैं, पीसी महालनोबिस। हमने कहा पंचवर्षीय योजना दिया है ना, महालनोबिस दिया है। तो हमने कहा सर ऐसा करिए
कि जो पीसी, क्या पीसी, मसाला पीसी है ना, क्या पीसना है, मसाला पीसना है। मसाला जब पीसना होता है तो सिलबट्टा जो होता है हम दोनों हाथ से पकड़ते हैं। कैसे, तो दोनों हाथ से पकड़ते हैं। जब तक दोनों हाथ से नहीं पकड़ेंगे तब तक आप मसाला पीस नहीं पाएंगे। तो कहेंगे सर पीसी महालोबिस, और इसमें जब पीसेंगे तो बल लगेगा, बल लगेगा, इसका मतलब कौन सी, तो आप कहेंगे दो, अर्थात दोनों हाथ से इसको पीस रहे हैं। तो आप कहेंगे सर दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आपकी थी वो आपकी पीसी महालनोबिस से थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए पहली पंचवर्षीय योजना किसमें थी, तो आपके रॉड हेरोल्ड मॉडल पर आपके आधारित थी, हेरोल्ड, और हमने कहा रॉड ऐसी होती है सिंगल, तो ये सिंगल पंचवर्षीय योजना आ गया। यहाँ पर देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना है दुखम सुखम, है ना, क्या दुखम सुखम होता है। हमने आपको ऐसे बताया कि भैया यहाँ पर देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर है, दुखम सुखम में है। हमने यहाँ पर ऐसे बना दिया, देखो हमने यहाँ पर ऐसे बनाया और तीन बिंदी में ये क्या हो गया भैया, खुशी हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ से यही बना दें, ये बना दें ऐसे, तो ये दुखी हो गया। मतलब हमने प्रयास किया कि आपको 3 पॉइंट में ही एक व्यक्ति को खुशी कर दिया, 3 पॉइंट में एक को दुखी कर दिया, तो हो गया सुखम दुखम। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी किस पर, तो सुखम दुखम पर आपकी थी। दूसरी आपकी थी किस पर, तो पीसी महालनोबिस पर थी। पहली जो थी आपकी हेरोल्ड मॉडल पर आपके आधारित थी। बस 3 पॉइंट आपको नोट कर लेना है, जो पूछेगा आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। चलिए बताना है कि बैंकिंग सुधार अधिनियम समिति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये है आपकी नरसिम्हन समिति। क्या है, तो याद रखिएगा नरसिम्हन समिति इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। 1991 में आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे आपके एम नरसिम्हन के तहत इस समिति की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। चलिए बताइएगा, भारत में जो हरित क्रांति से संबंधित एक पॉइंट आपका है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि भैया जो फुल फॉर्म दिया गया है HYVP का फुल फॉर्म इनमें से क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर क्या बन सकता है, जवाब देना है और आप कहेंगे सर आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर है। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। क्या हो जाएगा, हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। देखा जाए भारत में जो इसके जनक कहा जाता है वो किसे कहते हैं, तो आपके स्वामीनाथन को कहा जाता है, जिनका 2023 में देहांत भी हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 22 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा इनमें से क्या, चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा स्टेट बैंक मतलब आप इंडिया अर्थात SBI दिया है, SBI है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा 1 जुलाई 1955। क्या हो जाएगा, 1 जुलाई 1955, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने कहा सर जी अगर एक क्वेश्चन ये आ जाए कि किसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, तो अब आप क्या जवाब देंगे, तो आप कहेंगे सर जी राष्ट्रीयकरण आपके SBI का नहीं किया गया था। शुद्ध अगर देखा जाए, शुद्धतम देखा जाए तो आपके SBI का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, इसका नाम परिवर्तन किया गया था, नाम परिवर्तन किया गया था। और नाम परिवर्तन हुआ था 1955 में। पहले 1921 में इसका नाम था क्या, इंपीरियल बैंक था। क्या नाम था, इंपीरियल बैंक था, इंपीरियल बैंक आपका था। और इसके बाद 1955 में इसका नामकरण मतलब बदल दिया गया था। शुद्ध देखा जाए तो इसको हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रीयकरण हुआ था, लेकिन ये बोलेंगे कि इसका इंपीरियल बैंक का नामकरण हुआ था 1955 में। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मिलेगा अभी आपको बीच में, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये थोड़ा फास्ट पढ़ाने वाली क्लास नहीं है, ये फास्ट वाली क्लास नहीं है। फास्ट पढ़ना है तो क्लास को भी बंद कर दीजिए, जब हमारी क्लास खत्म हो जाए तो उसको दोबारा से देख लीजिएगा, फास्ट पढ़ा के देख लीजिएगा। ये क्लास फास्ट वाली नहीं है, ये UPG के नहीं है, ये हिंदी नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है। उड़ेगी तो पता भी नहीं चलेगा छक्का गया है या चौका गया है, इसलिए हम इसको आराम से ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कितना भी आप बोलिए। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है। हम आपसे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ा के भाग जाए अपना फर्ज अदा कर दे। हम फर्ज अदा नहीं करते हैं बच्चों के साथ, कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ फर्ज की जरूरत आपकी नहीं है। यहाँ पर देखो कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपए का कितनी बार, देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दिया है। अगर ऐसे होता कि भारतीय रुपए तो आप कहते 3 बार, लेकिन भैया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दिया है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, तो आप कहेंगे सर जी 2 बार, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि 12वें वित्त आयोग
है ना, 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत की राशि संतुष्टि की गई थी। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 24 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 30.5%। क्या हो जाएगा, 30.5% इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में वैट कब से लागू किया गया था। चलिए बताइएगा, भारत में जो वैट है ये वैट लागू किया गया था, ये कब से लागू किया गया था। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2005 से। कब, 1 अप्रैल 2005 से भारत में वैट लागू किया गया था। वैट एक अप्रत्यक्ष कर होता है, 1986 में भारत में पेश किया गया था। यहाँ पर जो आंसर आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसी वस्तु पर क्या दिया है, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह जो उत्पाद है ये किसके लिए है। हमने कहा आपने कभी ना कभी ये चीज ऐसे देखा होगा, यहाँ पर मटकी रखी होती है और मटकी रखी होती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस प्रकार से कहते हैं ये मार्क लगा है, किस लिए लगा हुआ है। ये मार्क जो होता है इसका मतलब क्या होता है, तो कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, अर्थात ये जो उत्पाद आपका है ये पर्यावरण के लिए ठीक है, मतलब ऐसा नहीं घातक है या इसके द्वारा पर्यावरण को प्रदूषण होगा ये इसके लिए। तो याद रखिए ये पर्यावरण के हिसाब से क्या है, अनुकूल है, इसलिए इसमें ये मुहर लगा दी गई है, इको मार्क इसको कहा जाता है, इको मार्क, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं नाबार्ड का विस्तृत रूप इनमें से क्या होता है। नाबार्ड का विस्तृत रूप इनमें से जो होता है वो इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए आप कहेंगे सर नाबार्ड की अगर बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सबसे पहले स्थापना की बात होती है, नाबार्ड ये हुई थी स्थापना कब, तो आप कहेंगे सर 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, 1982 में स्थापना हुई थी, शिवरमन समिति की अध्यक्षता में आपकी हुई थी, है ना। और देखा जाए तो भैया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका हमेशा मिलता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। चलिए भाई यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर में। तो आप कहेंगे सर जी ये है जोसेफ स्टालिन, क्या नाम है इनका, इनका नाम है जोसेफ स्टालिन नाम है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। देखा जाए पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना यहाँ पर लागू की गई थी, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली समान विधि जो कि आय का उपभोग के स्तर पर आधारित होती है, इसे कहते क्या है। भाई गरीबी को मापना है और गरीबी को मापना है तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए ये होती है आय रेखा, इसे कहेंगे क्या बोलेंगे। यहाँ पर जो आपको 29 नंबर है 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे बोलते हैं आय रेखा कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि हरित क्रांति आंदोलन कब से आपका शुरू हुआ था। चलिए यहाँ पर बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था, हरित क्रांति कब से कब तक चला। आप कहेंगे सर जी हरित क्रांति की शुरुआत आपकी 67-68 के लगभग हुई थी और सेकंड वाली हुई थी 77 से 78 तक की अवधि में हुई थी। तो इसका मतलब जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी नंबर है। याद रखिए 67 से लेके आपके 78 तक आपकी चली थी। पहली आपकी आई थी 67 से 68 के लगभग, फिर इसके बाद दूसरी आपकी 77 से 78 के बीच में। तो आप कहेंगे सर जी 67 से लेके 78 तक आपकी ये आपकी चली थी। तो इसका आंसर बनेगा कौन है, आपको सी नंबर है, यहाँ पर लगाना है सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं पर जो आपकी जीएसटी दरें होती हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं। चलिए वस्तुओं और सेवाओं पर जो जीएसटी आपकी दरें होती हैं वो आपकी कौन कौन सी दरें होती हैं। आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो आपकी 0% होती है, 5%, 12%, 18% और 28%। अब यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है सही, आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है 0, 5, 12, 18 और 28 इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। अब आप पूछे भारत में कब से लागू किया गया जीएसटी, तो आप कहेंगे 1 जुलाई, कब से, तो आप कहेंगे सर जी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था भारत में जो आपकी है क्या, तो आपकी यहाँ पर जीएसटी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है। चलिए बताइएगा भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ये जो सरकारी स्तर प्रतिवर्ष जो प्रकाशित करता है वो कौन करता है, तो ये करता है आपका वित्त मंत्रालय। कौन करता है, आपका वित्त मंत्रालय। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सी नंबर है, राइट हो जाएगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आपका है। तो भारत में जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये किस मंत्रालय के अधीन है। तो दोस्तों ये मंत्रालय है आपका गृह मंत्रालय। जैसे आपका पुलिस बल भी किसके अंतर्गत है, आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी आपके किसके अधीन है, तो आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपका होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक हो सकता है। चलिए, कह रहा है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक हो सकता है। यहाँ पर क्या करें, तो हो सकता है कि जो आपका केंद्रीय बैंक है वो रेपो दर में क्या कर दे, वृद्धि कर दे। अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार हो रही है ना, रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो भैया जो केंद्रीय बैंक होता है वो अपनी रेपो दर में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। इसको नोट कर लीजिएगा। इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर डी नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। रेपो दर क्या होता है, हमने कहा रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। ठीक है, रेपो दर में क्या होता है, जो आपका रिजर्व बैंक होता है ये बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। वहीं पर रिवर्स रेपो दर होता है एक, उसमें क्या होता है कि जो बैंक होते हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं। उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं रिजर्व रेपो दर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। चलिए, भारत में बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण जो किया गया ये कब किया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, आप कहेंगे सर जी पहली बार किया गया था कब, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 69 में। लेकिन 69 में कौन सा जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पर बी नंबर 19 जुलाई। क्या हो जाएगा, 19 जुलाई 1969। ऐसे याद रखिएगा, 19 यहाँ पर लगा है तो 19 यहाँ पर लगा है ना, 15 मत लगा दीजिएगा, आपको याद रहेगा 19 और 19। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि क्या दिया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड किस वर्ष लागू हुआ था। यहाँ पर 36 नंबर आपसे दिया गया और 36 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या बनेगा, यहाँ पर बताइएगा। इसका जो आंसर बनेगा राइट इनमें से क्या हो सकता है। नया क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या दिया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ये 2016 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 2016 में। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो धारा 108 है, धारा जो आपकी है धारा 408, तो धारा 408 के तहत जो राष्ट्रीय कंपनियां हैं ये कानून न्यायाधिकरण का गठन किया गया है ना। तो यहाँ पर देखा जाए जब अधिनियम पारित किया गया है तब आपके प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर 37 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। हमने कहा इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि अगर पेपर लीक भी हो जाए तो आपके रिजल्ट में कोई परिवर्तन ना मिले देखने को। ऐसा ना लगे कि नहीं पेपर लीक हुआ, मेरे 2 नंबर 3 नंबर से रह गया। अगर पेपर लीक ना होता तो मैं अच्छे नंबर लाता। तो पहले से इतनी नंबर मेहनत कर लीजिए कि अगर पेपर लीक भी होगा तो समझो कि 4-10 नंबर हमने दान में दे दिया उस लड़के को जिसने नकल करवाई थी या उसका यहाँ पर हुआ था, है ना। तो इतनी मेहनत पहले से कर लीजिए कि 5 से 6 नंबर आपको ज्यादा मेहनत कर लेना है। ठीक है, चलिए कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके द्वारा आपकी शुरू की गई थी 37 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपके श्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों कब आपकी घोषणा की गई थी, 15 अगस्त को। कब, तो 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुई थी। लेकिन ये 28 अगस्त से, कब, 28 अगस्त से ये आपकी स्टार्ट हुई थी। तो अगर पूछे घोषणा तो 15 अगस्त को, लेकिन स्टार्टिंग हुई थी तो आपके 28 से हुई थी। ठीक है ना। और देखा जाए तो आपका केरल और गोवा 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त करने वाले पहले राज्य आपके बन गए थे। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। यहाँ पर 38 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कौन है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय जो आपका आंसर है, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एयर इंडिया को हाल ही में भारत सरकार की विनिवेश योजना के तहत टाटा समूह को बेचा गया है। कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश यहाँ पर किया गया है। तो देखिए जो आपकी एयर इंडिया है इसको भैया विनिवेश योजना के तहत टाटा समूह को बेच दिया गया। इसके कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया गया, हिस्सेदारी जो आपकी कितने परसेंट है।
तो दोस्तों याद रहे 100% यहाँ पर आंसर बनेगा बी नंबर 100%। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने 1000 और 500 के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा कब किया था। यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर बनेगा 40 नंबर में इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी ये थी आपकी कब 9 नवंबर या 8 नवंबर। तो आप कहेंगे सर जी घोषणा दिया है, जब घोषणा दिया है तो आप कहेंगे सर जी 8 नवंबर 2016 को रात्रि को 8 बजे घोषणा किया था कि भाइयों और बहनों आपके 100 रुपए 1000 और 500 के नोट का विमुद्रीकरण किया जा रहा है, जल्द से जल्द अब बैंक में जाकर इनको सबमिट कर दीजिए, है ना। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाए आपका सी नंबर है, लेकिन लागू हुआ था आपके 9 नवंबर से, ठीक है 9 नवंबर से लागू हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया 41 नंबर में। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा था कि ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि जब आपको लगाना पड़े, जबरदस्ती लगाना पड़े। हमने कहा सर इसमें जबरदस्ती करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी भारतीय स्टेट बैंक। हमने कहा स्टार्टिंग में इसी वीडियो में बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसा करना पड़ेगा, बाकी ऐसा जरूरी नहीं है। हमने कहा सर जी जो आपका भारतीय स्टेट बैंक है 1921 में इसका नाम था इंपीरियल बैंक। क्या नाम था, इंपीरियल बैंक था, इंपीरियल बैंक नाम था इसका। लेकिन क्या हुआ 1955 में सिर्फ और सिर्फ इसका नाम बदला गया था। क्या बदला गया था, नाम बदला गया था, नाम बदला गया था। तो जब नाम बदला गया तो हम लोग यहाँ पर नामकरण बोलेंगे, ना कि इसको राष्ट्रीयकरण करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन अगर ऐसे बन जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आपको 1955 लगाना पड़ेगा। हमने दोनों चीज आपको बता दिया है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, 42 नंबर का ऑप्शन देना है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपका छपना भी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आपका यही छपना है। देखिए 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, 4 शिफ्ट में एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा आपका हो जाएगा ए नंबर, केंद्रीय वित्त सचिव के होते हैं। किसके होते हैं, वित्त सचिव जिसे बोलेंगे, अर्थात जो आपका 42 नंबर का ऑप्शन है वो राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आजादी के बाद भारत में किया गया सबसे बड़ा कर सुधार इनमें से कौन सा है। आजादी के बाद किया गया सबसे बड़ा जो कर सुधार आपका है इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर कहेंगे सर जी ये है वस्तु और सेवा कर, है ना। देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर, जो आपकी जीएसटी है। अर्थात ये देखा जाए तो सबसे बड़ा कर सुधार आपका यही है। 1 जुलाई 2017 की मध्य रात को यह आरंभ किया गया था। यहाँ पर दोस्तों 101 संशोधन नंबर आपका याद रखिएगा कि 101 नंबर का संशोधन अधिनियम के तहत आपका किया गया था। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सुमेलित हैं, कौन सी योजनाएं आपकी सुमेलित हैं। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है मेक इन इंडिया कार्यक्रम। मेक इन इंडिया आपके 25 सितंबर 2014 है ना, ये हुआ है। अच्छा, फिर दिया गया है आपसे कैसे मिलान करना है, चलिए देख लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया जो आपकी है, स्टार्टअप इंडिया ये अगस्त 2015 में आपकी हुई थी। कब हुई थी, अगस्त 2015 में हुई थी। तो कोई ऑप्शन तो है नहीं है, तो आप कहेंगे सर जी अगस्त 2015 में, अगस्त 2015 में आपकी इसकी शुरुआत हुई थी। स्टैंड अप इंडिया ये अप्रैल 2016 में, कब, तो अप्रैल 2016 में, अप्रैल 2016 में आपकी स्टार्टिंग हुई थी। अप्रैल 2016 में याद रखिएगा, 2000 इसको लिख देते हैं, 2016 में आपकी हुई थी। फिर इसका दिया गया है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, ये 4 नवंबर 2011 में हुई थी, है ना। तो इसका मतलब डी वाला सही है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014 मतलब आपका यहाँ पर ये दिया गया है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो पूछा गया है क्या, तो पूछा गया है इनमें से कौन सुमेलित है, कौन सा आंसर हो सकता है। कोई ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर, क्यों भैया ऑप्शन मिला है ए और डी वाला कोई ऑप्शन है तो दिया तो गया है, बी नंबर आपका हो जाएगा। ए और डी जो आपका दिया है ये क्या है, तो आपके सुमेलित है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि 1985 में उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया गया। यह राष्ट्रों के लिए उपभोक्ताओं और उपभोक्ता वकालत समूह की सुरक्षा के उपायों को अपनाने का एक कह सकते हैं उपकरण था।
मतलब 45 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। यहाँ पर भरेंगे संयुक्त राष्ट्र। क्या भरेंगे कि भैया ये जो आपका दिशा निर्देश है ये अपनाया गया था, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया एक प्रकार से उपदेश था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एपीएमसी का पूरा नाम इनमें से क्या होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, एपीएमसी का पूरा नाम जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, कैबिनेट जो केंद्रीय कैबिनेट हैं इन्होंने भैया यहाँ पर जो दिया ये दिया था ए नंबर एग्रीकल्चर, है ना, प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, यानी कृषि उत्पाद विपणन, क्या बोलते हैं, कृषि उत्पाद विपणन इसको यहाँ पर कहेंगे। तो दोस्तों आपका आंसर बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया। राष्ट्रीय कृषि बाजार समिति, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कृषि उत्पाद बाजार समिति। यहाँ पर आपसे कह रहा है नई शिक्षा जो नीति है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर आपका लागू किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली थी, है ना। याद रखिए, आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 1986 थी, उसी को अपग्रेड किया गया था। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाए, आपका ए नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस अधिनियम द्वारा बदल दिया गया। चलिए देखो, आपसे कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस अधिनियम द्वारा बदल दिया गया था। 48 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसका जो आंसर बनेगा 2019 में परिवर्तित कर दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति अर्थात जो आर्थिक नीति कब पेश की गई थी। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति अर्थात जो आर्थिक नीति है जो पेश की गई थी वो कब पेश की गई थी आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा 1948। कब की गई थी, 1948 में, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किन बैंकों का विलय किया गया था। 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंकों का विलय किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनका विलय कर दिया गया किसमें, तो आपके पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया था। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो अपनाया ये कब अपनाया था। तो दोस्तों ये थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस पर थी, है ना। यहाँ पर तीसरी जो आपकी थी वो आपकी सुखम दुखम में थी, किसमें, तो आपकी सुखम दुखम में आपकी थी। पहली जो थी आपकी हेरल्ड मॉडल पर आधारित थी और चौथी थी वो आपके गाडगिल, किस पर, तो आपकी गाडगिल मॉडल पर आधारित थी, गाडगिल मॉडल पर आपकी आधारित थी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पीडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए, पीडीएस का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है, इसका आंसर क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इसका जो आपका आंसर बनेगा 52 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी। चलिए बताइएगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो आपकी लागू की गई थी वो आपकी कब लागू की गई थी, इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जल्दी से जवाब देना है। और आप कहेंगे सर जी 53 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो 1998 99, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर 1998 और 99 के समय ये लागू की गई थी, है ना। देखा जाए योजना जो कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा तैयार की गई थी, अर्थात ये जो आपकी योजना है वो नाबार्ड बैंक के द्वारा तैयार की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो आपकी किससे है। चलिए बताइएगा, स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो आपका किससे संबंधित है। यहाँ पर 54 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों याद रखिए, इसका आंसर हो जाए आपका बागवानी और शहद से। किससे है, बागवानी और शहद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये 1991 कब, तो आपके 1991 से शुरू हुई थी और 2003 तक आपकी योजना आपकी चली थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है द इंसेमिनेशन कम्युनिटेड एक्ट कब अस्तित्व में आया था। ये दोस्तों आवश्यक वस्तु अधिनियम, हिंदी में बोलते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये दोस्तों 1955 में अस्तित्व में आया था।
दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, 1955 में अस्तित्व आया था। मतलब इस अधिनियम के द्वारा जनता को कुछ बुनियादी और अत्यंत जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, है ना, उन वस्तुओं का उत्पादन और आपूर्ति के अधिकार देने के उद्देश्य से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है। चलिए, कह रहा है कि भैया खाद्यान्नों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है प्रति वर्ष घोषित करता है, वो कौन करता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग। कौन करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, इसको नोट कर लीजिएगा, कृषि लागत मूल्य आयोग इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है। चलिए, अवमूल्यन का उद्देश्य इनमें से क्या होता है, अवमूल्यन क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 57 नंबर का ऑप्शन इनमें से क्या देने वाले हैं आप सभी लोग। चलिए 57 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा दोस्तों डी नंबर, निर्यात को मतलब प्रोत्साहित करना, क्योंकि आता है ताकि निर्यात को प्रोत्साहन मिल सके। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ था ये किस वर्ष पारित हुआ था। दोस्तों यहाँ पर बताना है, आप कहेंगे सर 58 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर है, ये आपके 1949 में कब किया गया था, तो आपके 1949 में बैंकिंग विनियम अधिनियम आपका पारित किया गया था, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो ये आपका नियम है भारत में सभी बैंकों के फार्मों को नियंत्रित करता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नीति आयोग का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। चलिए, नीति आयोग का पूर्ण रूप इनमें से क्या है, जवाब देना है। चलिए, हमने कहा सर नीति आयोग का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपके डी की तरफ, डी में आपसे कह रहा है कि नेशनल इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, है ना, तो आप इंस्टीट्यूशन, है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका ऑप्शन डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, क्लियर है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया हो जाएगा, क्लियर है। और देखा जाए तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को ये आयोजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो हुई 60 नंबर में, वो आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 14 जनवरी 1965 को। कब, 14 जनवरी 1965 को ये आपका हुआ था। और एक संवैधानिक निकाय है ना, एक क्या है, ये संवैधानिक निकाय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आपके दिल्ली में है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करना है। यहाँ पर देखिए सही युग्म इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है कि सर तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण और बुनियादी उद्योग पर आधारित थी। फिर दिया गया है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था। क्या ये पॉइंट जो आपका दिया है क्या सही दिया गया है कि भैया जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये परिवार नियोजन पर आपके आधारित थी। तीसरा, इसके बाद पहला वाला देख लीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना आप कह रहा है पीसी महालनोबिस दिया गया है, तो आप कहेंगे सर पहला मतलब पहला सही है, ठीक है, दूसरे में आगे नहीं पता चल रहा था, लेकिन तीसरा ऑप्शन को पढ़ने से ये पता चल गया कि नहीं, इसका मतलब जो आपका है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही युग्म। अच्छा, सही युग्म दिया है ना, तो सही युग्म में देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण बुनियादी उद्योग है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन दिया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस में, तो इसका मतलब सही पूछा है, तो इसका मतलब ये गड़बड़ आपका दिया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कह रहा है कृषि पर, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये पहले वाले में थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिक नहीं था क्योंकि ये दूसरे में आपका था, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिए इसका जो सही आपका है दोस्तों, रुकिए 1 मिनट, गड़बड़ हो रहा है कुछ। देखो कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण और बुनियादी उद्योग पर आपके आधारित थी, क्या ये पॉइंट आपका सही है। चलिए दूसरी देख लेते हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन पर आपकी आधारित थी, तो परिवार नियोजन में देखो ये आपकी दूसरी में आपकी थी, यहाँ पर प्रथम में आपकी कृषि थी और दूसरी में आपका यहाँ पर कह सकते हैं औद्योगिक वाला था। हाँ देखिए इसका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ये वाला सही है, जो आपका बी नंबर है ये आपका सही है, क्योंकि पूछा गया है सही युग्म में से कौन है, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को बढ़ावा नहीं था, ये दूसरी वाले में आपका था।
अब यहाँ पर पहली पंचवर्षीय हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी, अर्थात ये गलत दिया गया है। दूसरी पंचवर्षीय में कृषि पर नहीं था, कृषि पर आपकी पहली थी, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो गया है। क्लियर हो गया है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर ऐसे स्किप नहीं करेंगे भाई, समझाएंगे, समझाना पड़ेगा, ऐसे स्किप कर देंगे क्या। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमूल का प्रधान कार्यालय कहां पर है। चलिए बताइएगा कि जो अमूल है, अमूल इंडिया, ये भाई ये जो आपकी डेयरी है, इसका कह रहा है कि जो कार्यालय हो आपकी कहां पर है। तो दोस्तों ये है आनंद। आनंद कहां पड़ता है, तो आपकी गुजरात में। कहां पड़ता है, तो आपकी गुजरात में पड़ता है, याद रखिए गुजरात में पड़ता है। इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, ये नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही थी। भारत में जो हरित क्रांति है सर्वाधिक रूप से जो सफल रही थी, ये आपकी कहां पर सफल रही थी। यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर देखिए हमने कहा सर जी 63 नंबर जो आपका दिया है, 63 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए गेहूं और चावल, है ना, गेहूं और चावल यहाँ पर हो जाएगा। बाकी अगर गेहूं चावल में भी ऑप्शन दे दिया होता तो आप कहते सर जी गेहूं के मामले में ये आपका सर्वाधिक सफल रही। ऑप्शन बने आपका बी नंबर। अगला दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा गया है। यहाँ पर देखिए 64 नंबर में कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो कहते हैं ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं। इसको ऑप्शन बनेगा बी नंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि नए जारी किए गए 500 रुपए के नोट का आयाम कितना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। कि यहाँ पर देखा जाए 65 नंबर में और 65 की अगर बात कर लिया जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे महात्मा गांधी श्रृंखला में 500 रुपए के नोट में 66 मिलीमीटर और 150 मिलीमीटर आयाम होता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका पहला वाला ही ऑप्शन में से राइट हो जाएगा, है ना। महात्मा गांधी की तस्वीर अंकित है, जबकि पृष्ठ भाग पर स्वच्छ भारत अभियान के लोगो और टैगलाइन के साथ लाल किले का रूपांकन है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया था। 66 नंबर आपको रट्टा मार लेना है कि भैया ये थे आपकी कौन है, राजकृष्ण थे। अब अमर्त्य सेन मत लगा देना है, याद रखिए राजकृष्ण है। इन्होंने कहा था कि हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द गढ़ा था, जिसने इन्होंने कहा था भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया। तो ऑप्शन में आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेरित है। संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेरित ही 67 को ऑप्शन देना है। और 67 की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि संयुक्त क्षेत्र मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग जो होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थात संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना मतलब सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के उद्योग के बीच सहयोग है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है। मतलब भारत में जो कृषि है और संबंधित कार्यकलाप हैं ये किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है। दोस्तों 68 नंबर का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, वाणिज्यिक बैंक के माध्यम से। किससे मिला है, तो आपका जवाब हो जाएगा वाणिज्यिक माध्यम से। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। बी नंबर आपका बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाता है। कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाती है, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ये है आपका कृषि क्षेत्र, है ना। क्या है, कृषि क्षेत्र जो आपका है दोस्तों ये प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं और ये भारत की देखा जाए तो रीढ़ कहलाता है। अब तो नहीं है, लेकिन इसके पहले देखा जाए तो कृषि का योगदान बहुत ज़्यादा था, लगभग 54.6% था। अब तो बहुत इसका योगदान कम हो गया है। अब भारत में भी सेवा क्षेत्र आपके नंबर 1 में यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जो जनक कहते हैं दोस्तों उसी किसे कहा जाता है। चलिए जवाब दीजिएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जो जनक कहते हैं वो किसे कहते हैं, यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इनका नाम है यहाँ पर क्या, एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में प्रवाही योजनाएं, क्या दिया है, प्रवाही योजना को हम लोग हिंदी में आज पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर रोलिंग प्लान, है ना, इंग्लिश शब्द आपने पढ़ा होगा रोलिंग प्लान, लेकिन इनको बोलते हैं प्रवाही योजना। तो भैया लागू किए जाने वाले समय, है ना, उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपके कौन थे। तो आप कहेंगे उस समय थे आपकी मोरारजी देसाई। कौन थी, मोरारजी देसाई थी। इसको ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रैब में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने इसमें एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था।
तो दोस्तों ये किया था कब, तो आपके 1944 में। यहाँ भरेंगे कि 1946 में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। चलिए, अर्थव्यवस्था में एनडीपी का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है, तो दोस्तों होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है यहाँ पर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए शुद्ध घरेलू उत्पाद बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद बोलते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद में से जब उत्पाद में प्रयुक्त मशीनें और पूंजी की गिरावट को घटा दिया जाए तो वो शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, बिल्कुल स्टार लगा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए भैया। याद रखिए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है। बिल्कुल छपा हुआ क्वेश्चन मिलने वाला है ना। याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, आपका 80 नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसे हम लोग बोलते हैं एनएसओ बोलते हैं, एनएसओ, है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सेसेक्स, है ना, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष कंपनियों का एक सूचकांक जो आपका है यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि भैया जो सेसेक्स में से 30 कंपनियों को समाहित किया गया है। कितनी कंपनियों को, तो आपकी 30 कंपनियों को इसमें से समाहित किया गया है, जिसकी गणना मार्केट कैपिटलाइजेशन के रूप में आपका किया जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो निफ्टी है, निफ्टी नाम सुना होगा निफ्टी, ये निफ्टी शीर्ष 50 कंपनियों का रिकॉर्ड रखता है। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा धैर्यता दिखाना है, ठीक है, अब आपको थोड़ा धैर्यता दिखाना है। यहाँ पर देखो आपसे कहेगा सर जी महत्वपूर्ण क्रांतियों में से पहला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है सर जी हरित क्रांति आपकी किससे जुड़ा है, तो आप कहेंगे सर खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ा है। यहाँ पर देखिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे दूध उत्पादन से है। किससे है, दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो आपके उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। अगर पूछे सर जी रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर जी रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर तिलहन उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो टमाटर और मांस उत्पादन से आपका हो जाएगा। यहाँ पर गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो आपकी झींगा उत्पादन से आपका हो जाएगा। यहाँ पर बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो आपकी मसाला उत्पादन से आपका संबंधित है। यहाँ पर देखो दिया है सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर सुनहरी क्रांति का संबंध आपके फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति का संबंध आपकी नदी जोड़ो परियोजना से है। क्या है, ये अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है, तो जूट उत्पादन से है। किससे है, जूट उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो आपके आलू उत्पादन से हो जाएगा। काली क्रांति का संबंध आपके पेट्रोलियम उत्पादन से है। और अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि सिल्वर क्रांति, दोस्तों सिल्वर क्रांति का संबंध है, याद रखिएगा, आपकी कपास उत्पादन से, है ना, यहाँ पर कपास उत्पादन से। मिलेट या मूंग क्रांति किसे कहते हैं, मिलेट क्रांति या मूंग क्रांति कहते हैं मोटे अनाज उत्पादन से। यहाँ पर अगला है परामनी क्रांति का संबंध है भिंडी उत्पादन से, ठीक है, परामनी क्रांति का संबंध है आपकी भिंडी उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति का संबंध है आपके कृषि शोध को बढ़ावा देने से है। इंद्रधनुषी क्रांति में संपूर्ण खाद्यान्न उत्पादन से है, ठीक है, इंद्रधनुषी क्रांति में संपूर्ण खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित सोना क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से है। अगला है कि एनएच क्रांति का संबंध स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो कि 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ना, जो कि आपके यहाँ पर याद रखिए एनएच क्रांति है, जिससे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है और आपका चेन्नई है, इन 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो आपकी है उसी बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अगला है अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर जी अमृत क्रांति का संबंध आपकी नदी जोड़ो परियोजना से है। अगला है खाकी क्रांति का संबंध किससे है, तो खाकी क्रांति का संबंध है आपकी चमड़ा उत्पादन से। किससे है, चमड़ा उत्पादन से है। अगला दिया है गंगा क्रांति का संबंध किससे है, तो आपकी गंगा क्रांति का संबंध है भ्रष्टाचार के खिलाफ से है।
अगला है ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध है आपके चाय उत्पादन से है। अगला दिया है सूर्योदय क्रांति। दोस्तों सूर्योदय क्रांति का संबंध है आपके इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास हो जाएगा। अगला है आपका सेफ्रॉन रिवोल्यूशन। सेफ्रॉन होता है आपके केसर उत्पादन से। किससे होता है? केसर उत्पादन से होता है। अगला देखो यहाँ पर कुछ आपकी विधियां होती हैं, है ना। पूछेगा कि सर हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स में दोस्तों क्या होता है कि जल में पौधों को उगाना ही कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। देखो हाइड्रो मतलब जल होता है, पोनिक्स मतलब उगाना होता है, तो जल में पौधों का उगाना ही हाइड्रोपोनिक्स होता है। यहाँ पर दिया है पोमोकल्चर। पोमोकल्चर में फलों का उत्पादन होता है। ओलेरी कल्चर में सब्जियों का उत्पादन होता है। ठीक है, ओलेरी कल्चर में सब्जियों का उत्पादन होता है। हार्टिकल्चर में बागवानी कृषि होती है, बागवानी होता है। विटीकल्चर की बात करते हैं तो याद रखिएगा विटीकल्चर में क्या होता है? अंगूर की खेती होती है, अंगूर की खेती। पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन। पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन। सेरीकल्चर में होता है रेशम कीट पालन। ठीक है, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एपी कल्चर में क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? तो फूलों का उत्पादन होता है। ठीक है ना, फ्लोरिकल्चर में फूलों का उत्पादन होता है। वर्मी कल्चर में केचुआ उत्पादन होता है। वर्मी कल्चर में केचुआ उत्पादन होता है। और अगर दिया गया है कि आर्बरी कल्चर, आर्बरी कल्चर मतलब होता है जो झाड़ियां होता है, तो झाड़ियों की कृषि संबंधित है। अब यहाँ पर देखो आपसे कहेगा सर जी सदाबहार क्रांति, है ना। देखो पहले हरित सोना क्रांति किसे कहते हैं? तो हमने कहा सर हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति जो जैव तकनीकी है तथा कृषि के समग्र विकास से है। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो अभी हमने बताया था ग्रीन गोल्ड आपकी चाय से है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ों से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। एनएच क्रांति जो आपका है किससे है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से है। बाकी पूछेगा गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? चलिए गुलाबी क्रांति के जो जनक आपके हैं कौन है? तो आप कहेंगे सर जी दुर्गेश पटेल हो जाएंगे। नीली क्रांति के जनक कौन है? हीरा लाल चौधरी हो जाएंगे। रजत क्रांति के जनक आपकी इंदिरा गांधी हैं। पीली क्रांति के जनक आपके हैं सैम पित्रोदा हैं, सैम पित्रोदा हो जाएंगे। और अगला दिया गया है लाल क्रांति के जनक कौन है? तो विशाल तिवारी। स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है आपके? निरपख तुतेजा। यहाँ पर अगर पूछे कि आपके भैया देखा जाए तो आपका जो दूध उत्पादन होता है तो वर्गीज कुरियन हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पर देखा जाए हरित क्रांति में तो आपके कौन होते हैं? स्वामीनाथन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपका आ गया है, कह रहा है नीति आयोग। देखिए नीति आयोग में क्या कह रहा है कि नीति आयोग का गठन किस योजना के स्थान पर किया गया था? तो आप कहेंगे सर जी नीति आयोग का जो गठन किया गया था ये किस योजना के स्थान पर? तो आप कहेंगे सर योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। जिनको कुछ सीखना है, जिनको कुछ सीखना है वही रुकें, बाकी कोई जरूरत है नहीं है। हमने कहा इकोनॉमिक्स नाम के लिए लोग पढ़ लेते हैं लेकिन इसका मतलब समझते नहीं हैं। हमने कहा कि इकोनॉमिक्स बड़ी सरल होती है, जरूरी नहीं होती इकोनॉमिक्स में आपको निफ्टी सिफ्टी ही पढ़ाया जाए। इकोनॉमिक्स में बहुत ऐसे टॉपिक होते हैं बड़े आसान होते हैं। आप उतनी मेहनत जो किताब नहीं पढ़ पाओगे उतना हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। शायद आप 10 घंटा भी पढ़ोगे ना कोई मैराथन में, तब भी आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, कुछ सीखने वाले ही, कुछ पाने वाले, कुछ सीखने वाले, कुछ जुनून वाले वही क्लास में रुके तो थोड़ा सीखने को पाएंगे। ठीक है, बाकी जिनको तो आना है जाना लगा रहता है ना। एक यूट्यूब है, यूट्यूब की दुनिया में सब कुछ फ्री जो मिल रहा है तो वो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। अगर यही पेड कोर्स में होता ना तो भैया आप बड़े चिपके रहते पूरी तरीके से क्लास में। देखो कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे सर 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला दिया नीति आयोग में जो नीति का संक्षिप्त रूप होता है वो क्या होता है? तो हमने कहा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि अभी आपको मिला है। जो भी जो चीज़ आपने पढ़ा है वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। देखो हमने कहा सर नीति आयोग की किस प्रकार की संस्था है? तो आप कहेंगे सर गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी है? गैर संवैधानिक संस्था है। यहाँ पर नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। जो आपकी नीति आयोग का भारत का प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। अगला है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे सर नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आपके श्री अरविंद पनगाड़िया, श्री अरविंद पनगाड़िया हो जाएंगे। अगला नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल होते हैं? तो आप कहेंगे सर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक इनमें से शामिल होते हैं। नीति आयोग मुख्य प्रकार की कैसी संस्था है? तो आप कहेंगे सर नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की है? एक सलाहकार संस्था है, थिंक टैंक संस्था है ना। और अगला है भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना किसका प्रमुख कार्य है? तो आपके नीति आयोग का प्रमुख कार्य है।
दोस्तों यहाँ पर दिया गया भारत में आर्थिक गणना, देखिए हमने कहा सर भारत में आर्थिक गणना में से आपके 1970 में पहली आपकी गणना हुई थी। इस बात को बस याद रख लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आइए भैया यहाँ पर आते हैं पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना, देखो पंचवर्षीय में से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। यहाँ पर कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना में कह रहा है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कब से कब है, तो आप कहेंगे सर 1951 से लेकर 1956 तक आपका ये कार्यकाल आपका रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की विकास दर रखी गई थी आपकी 3.6 आपकी हुई थी, कितनी, तो प्राप्त विकास दर कितनी थी, तो आपकी 3.6 थी। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आप कहेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आपकी आधारित थी। दोस्तों याद रखिए हमने बताया था कि रॉड जो होता है वो सिंगल होता है, अर्थात सिंगल होता है, अर्थात यहाँ पर रॉड हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया है कि सर प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी, किसको प्राथमिकता दी गई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा कि आपके कृषि को प्राथमिकता दी गई थी आपके किसमें, तो आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अगला सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो याद रखिएगा सामुदायिक विकास योजना बहुत पूछा जाता है, 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भाखड़ा नांगल बांध व दामोदर नदी बांध किस पंचवर्षीय योजना के समय आपके दिन है, तो दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध और दामोदर नदी घाटी बांध किस पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। याद कैसे करना है कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, और कृषि को प्राथमिकता देना है तो भैया उसके लिए जल की जरूरत होती है, पानी की जरूरत है, और पानी कैसे आएगा, बांध से आएगा, इसलिए बांधों का निर्माण यहाँ पर किया गया था। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब होती है, तो आप कहेंगे 56 से आपके 61 तक आपकी चलती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आपके आधारित थी, तो आप कहेंगे सर जी पीसी महानोबल्स पर आधारित थी। हमने कहा द्वितीय हाथ से, अर्थात अगर मसाला पीसेंगे तो पीसेंगे और द्वितीय में दोनों हाथ से पीसेंगे, यहाँ पर बल लगाएंगे तो पीसी महानोबिस द्वितीय आपका हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भैया यहाँ पर समाज में, भारत में समाजवादी समाज की स्थापना, हाँ समाजवादी समाज की स्थापना करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो हमने कहा भैया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आधारभूत उद्योगों और भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। यहाँ पर देखा जाए जो आपके उद्योग लगे थे वो आपकी इसी पंचवर्षीय योजना में लगे थे। कौन कौन से, यहाँ पर देखो लगा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन से कार्य संपन्न हुए, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई लौ इस्पात संयंत्र आपके थे। हमने कहा इनको रट्टा मारिएगा कैसे, हमने कहा था इसके लिए एक ट्रिक बताया है, हमेशा आपको बताते हैं। यहाँ पर होता है दुबे राज, क्या क्या होता है, दुबे राज होता है और क्या होता है, यहाँ पर आपका है राहुल दिया है, भिलाई दिया गया है, बोरू भीरू दुबे राज। क्या ट्रिक होती है, बोरू बोरू भीरू भीरू दुबे दुबे राज, ये ट्रिक आपकी है, इसको नोट करते चलिए आप लोग भी। बो से होता है बोकारो, बोकारो जो आपका है रूस के सहयोग से लगा था, किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। बोकारो लगा था रूस के सहयोग से, भिलाई लगा था आपके रूस के सहयोग से, दुर्गापुर लगा था ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला लगा आपके जर्मनी के सहयोग से। इस ट्रिक को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा इन चार में से दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन नहीं लगा था, तो आपका बोकारो, बोकारो जो लगा था ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था, ठीक है, बोकारो जो लगा था ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था। इस बात को भी यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ठीक है, बोरू भीरू दुबे राज हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है आपके 61 से आपके 66, क्या हो जाएगा, 61 से आपका 66 हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी विकास दर रही थी, बहुत कम रही थी। तृतीय योजना में विकास दर आपकी 2.5 रही थी। मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना किन कारणों के द्वारा असफल रही थी, तो भैया ये बहुत असफल रही थी क्योंकि भारत चीन का युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 1965-66 में सूखा भी पड़ गया, इस वजह से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये असफल हो गई थी, है ना। अगला पॉइंट दिया गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी। हमने कहा सर जी तीसरी मॉडल आपकी तीसरी पंचवर्षीय, यहाँ पर देखो हमने कहा था सैंडी और सुखमय, अर्थात जिसे बोलते हैं दुख और सुख। सैंडी मतलब होता है दुख और सुख मतलब सुख हो गया। हमने आपको बनाया एक गोला, है ना। हमने कहा था सर जी कि अगर यहाँ पर व्यक्ति को खुश करना है तो यहाँ पर देखिए 3 बिंदी से ही सब काम हो जाएगा। इसको हमने खुश कर दिया, ये बड़ा खुश हो गया है ना, खुश हो गया ना। और यही को अगर बनाना है तो आप कहेंगे सर जिसको दुखी कर दीजिए, हमने इसको दुखी कर दिया। तो देखो 3 बिंदी से इसको सुख कर दिया, 3 बिंदी से दुख बना गया। तो आप कहेंगे सर तीसरा पंचवर्षीय योजना आपकी दुखम सुखम से आधारित है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है
कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया गया था। तो इसमें से आपका कृषि पर फिर से बल दिया गया था, क्योंकि इस समय देखा जाए तो समस्या आ गई, भारत से युद्ध हुआ, आपकी पाकिस्तान से युद्ध हुआ, आपकी चाइना से युद्ध हुआ, अकाल पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में आपकी कृषि पर फिर से फोकस हुआ। यहाँ पर दिया है हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर हुआ था। अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट दिया गया है योजना अवकाश। देखिए योजना अवकाश की बात करते हैं तो भारत में प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक चला था। तो आप कहेंगे सर जी 1966 से लेके 69 तक आपका 3 साल लगभग आपका प्रथम योजना अवकाश चला था। और यहाँ पर देखा जाए कि योजना अवकाश के दौरान किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। तो योजना अवकाश के दौरान भैया याद रखिएगा कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। अगला पॉइंट दिया गया है कि योजना अवकाश के क्या क्या कारण थे। तो हमने बताया सूखा पड़ना, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान, संसाधनों की कमी, इस कारण से योजना अवकाश यहाँ पर करना पड़ा था। अगला पॉइंट दिया गया है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। देखो चौथी पंचवर्षीय योजना कह रहा है, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 69 से लेके आपकी 74 तक आपका दिया गया है ना, 69 से लेके 74 तक, क्योंकि बीच में क्या हुआ, गैपिंग हो गई थी, गैपिंग की वजह से ही आपका 69 से स्टार्ट हुआ है ना। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ए नंबर इसका राइट हो गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो कुछ पॉइंट जो जरूरी है वही आपको पढ़ाएंगे। देखो भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ इस आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, ये जो आपकी योजना था वो आपकी चतुर्थ में था। मतलब यही पॉइंट आपसे पूछेगा, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास ये किस पंचवर्षीय योजना की योजना थी। तो आपकी चौथी की थी, ठीक है ना। जो जरूरी पॉइंट आपका है वही आपको पढ़ाएंगे, सब कुछ नहीं पढ़ाएंगे। देखो हमने कहा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आपकी आधारित थी। तो हमने कहा सर जी चौथी पंचवर्षीय योजना जो आपकी आधारित थी किस मॉडल पर आपकी आधारित थी। तो हमने कहा सर जी ये थी आपकी DR गाडगिल। क्या होता है गाडगिल, अब समझिएगा। गॉड मतलब होता है भगवान, क्या होता है, गॉड मतलब होता है भगवान होता है, ठीक है ना। यहाँ पर गिल मतलब हो गया गिल हो गया। हमने कहा ऐसे कोई भगवान का नाम बताइए जो यहाँ पर जिनके 4 हाथ हों, क्या हो, 4 हाथ आपके हों, और वो क्या करें, वो कुछ ना कुछ गिल खाते हैं, लड्डू खाते हैं। ये भगवान जी आपके कौन है, गणेश भगवान हैं। गणेश भगवान के 4 हाथ हैं, है ना, 4 हाथ थे, और चारों हाथ में से देखा जाए तो भैया गिल क्या खाते हैं, लड्डू खाते हैं। तो आपको याद रहेगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना 4 हाथ हो गया, और याद रखिए गॉड हो गए भगवान और गिल हो गए लड्डू। तो ऐसे भी आपको ये पॉइंट याद रहेगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है। तो आपकी DR गाडगिल मॉडल पर आपकी आधारित थी। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बहुत कुछ सीखने के मिलेगा, पंचवर्षीय योजना पढ़ लेने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है पंचवर्षीय योजना अगर आपने कवर कर लिया अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कि भैया किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आप कहेंगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। अगला दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। परिवार नियोजन अभी आपको पॉइंट मिला था जब आप ऑब्जेक्टिव लगा रहे थे। तो भैया परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पर हुई थी। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है कि पंचवर्षीय योजना कौन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों याद रखिए इसका कार्यकाल कितना है। तो 1974 से लेके 1979 तक थी, है ना। याद रखिए 74, 75, 76, 77, 78, 79, ये 5वीं पंचवर्षीय 74 से लेके आपका दिया है 79, सही है। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के विकास की दर आपकी 4.8 रही थी। इसका लक्ष्य क्या रहा है, मेन पॉइंट आपका लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखा है गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता। क्या गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता था। यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आपकी आधारित थी। तो दोस्तों आपके DP धर मॉडल पर, किस पर है, DP धर मॉडल पर आपकी आधारित थी। इसको कैसे रटेंगे, हमने कहा 5 है, मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 आपके आपका देखिए एक हाथ हो गया, हाथ में अंगुली कितने होते हैं, आपके 5 अंगुलियां होती हैं, है ना, एक 5 अंगुलियां होती हैं। यहाँ पर कह रहा धर, है ना, DP धर। यहाँ पर एक चोर है और चोर भाग रहा है, और आप क्या करेंगे, दौड़ दौड़ के पकड़ेंगे उसको, धर लेंगे, है ना, 5 हाथ से उसको पकड़ेंगे तभी वो धर लेंगे 5 अंगुलियों से। तो ऐसे याद रहेगा कि 5 अंगुली से धर दिया इसको, तो आपके DP साहब। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना DP धर मॉडल पर आपकी आधारित थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो आपका है ना, अंत्योदय योजना कब शुरू की गई थी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा।
यहाँ पर दिया गया है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो कि अंत्योदय योजना है कब शुरू की गई थी, तो 1977 से 78 में आपकी की गई थी। अगला दिया गया है कि राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 1974 में शुरू किया गया था। अब यहाँ पर देखो एक योजना आती है जो कि रोलिंग प्लान कहेंगे या द्वितीय योजना अवकाश बोलेंगे, अवनरत योजना कहते हैं। ये द्वितीय योजना अवकाश का कार्यकाल है 78 से 80 तक है ना। पांचवी पंचवर्षीय योजना थोड़ा समय से पहले समाप्त हो गई थी, तो आपके 78 से लेके 70 कब तक चली थी, 80 तक आपका समय चला। अवनरत योजना की संकल्पना किसके द्वारा, तो आपके एक गुन्नार मिडल मॉडल पर आपकी आधारित है आपकी अवनरत योजना। आते हैं यहाँ पर छठे पंचवर्षीय योजना में, तो छठी पंचवर्षीय योजना क्या है, तो आगे छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 80 से लेके 85 है। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में क्या वृद्धि करना। यहाँ पर देखिए छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपके आगत और निर्गत मॉडल पर आपकी आधारित थी। छठी पंचवर्षीय योजना में कौन से क्षेत्र आपके हुए, कृषि, उद्योग और ऊर्जा संसाधन पर हुआ। अब यहाँ पर देखो अगला जो आईएमपी पॉइंट है ये है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे, तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विकसित किए गए थे। अगला है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों याद रखिएगा 21 मॉडल पर आपके आधारित थी। पहले डेट आपको याद रखना है 85 से 90, 5 साल चली थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर, तो जॉन डब्ल्यू मिलर आधारित थी, जॉन डब्ल्यू मिलर आधारित आपकी थी। देखो एक नया पॉइंट आपको इसमें पढ़ना है बस। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा एक नारा दिया गया था, भोजन काम और उत्पादन का नारा, भोजन काम उत्पादन का नारा दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आता है वार्षिक योजनाएं। दोस्तों याद रखिए भारत में आर्थिक सुधार नीति, अभी अभी एक पॉइंट पढ़ाया था कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसकी घोषणा जो की गई थी 1991 में की गई थी, है ना। लघु उद्योग विकास के लिए भारत सरकार ने कब सिडबी की स्थापना किया, तो दोस्तों याद रखिएगा सिडबी की स्थापना 1990 में किया था। दोस्तों याद रखिए वार्षिक योजनाओं के समय ही 1990 में किया था। अब दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो ये आपकी चली थी कब, तो आपके 92 से लेके आपकी कब तक, तो आपके 97 तक। अब यहाँ पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में पढ़ना क्या है, ये पढ़ना है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, सर्वांगीण मानव विकास करना है, ठीक है ना। यहाँ पर एक योजना आपकी चलाई गई थी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना आपके आठवीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा यहाँ पर किया गया था। और यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट दिया है नवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब, तो आपके 97 से लेकर 2002 तक आपकी चली थी। देखा जाए तो नवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य पॉइंट रहा है सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, सामाजिक न्याय और समानता के पास विकास, इसका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो नवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक क्षेत्र क्या थे, तो भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार कम करना, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता लाना, प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनना। यहाँ पर 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं 2002 से लेके 2007 तक आपका, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इसका क्या उद्देश्य रहा है, तो प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्षों में दोगुना करना, ये लक्ष्य रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर, तो योजना आयोग के पत्र पर आपके आधारित थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से, तो आप कहेंगे सर 7 से लेकर आपकी 12 तक चली थी। और इसका जो पूछा जाता है 11वीं में, वो पूछा जाता है तीव्र और समावेशी विकास। क्वेश्चन पूछेगा कि तीव्र और समावेशी विकास ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, तो आप कहेंगे सर जी ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना है, 12 से लेके आपके 17 तक आपकी चली थी, जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना है। इसका भी आपको पूछा जाता है मुख्य उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी, तीव्र और अधिक समावेशी धारणीय विकास, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना पर आपकी है दोस्तों, याद रखिए। और याद रखिए योजना आयोग के पत्र पर आपका था। और दोस्तों याद रखिए कि पंचवर्षीय योजना का अंत जो हुआ 2017 में, इसका अंत हो गया था। क्लियर है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में वित्त आयोग। देखिए भैया वित्त आयोग का गठन याद रखिएगा, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, तो रट्टा मान लीजिएगा कि अनुच्छेद 280 के तहत 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा, है ना, क्या किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ गया है कि भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे।
चलिए बताएगा कि भारत में प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए पूछे स्थापना कब की गई थी, तो आप कहेंगे सर 1951 में स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और यहाँ पर 14-15 आपको नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ना है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे सर जी एन.के. सिंह थे। एन.के. सिंह आपके थे। लेकिन ये याद रखिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हमने आपको पढ़ा दिया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगाड़िया हो गए हैं। कौन है? एक करंट अफेयर का रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे सर अरविंद पनगाड़िया आपके हो चुके हैं, अरविंद पनगाड़िया। इस बात को भी आपको याद रख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर देखो पहले बोल दिया है कि भारत के वित्त आयोगों में से पहले जो आपके थे 1951 में केसी नियोगी आपके पहले आपके थे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो दोस्तों देखिए कि भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है। देखिए राज्य सरकार की जो भूमिका के आधार पर देखा जाए तो जो आप लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। हम लोग विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर ध्यान देते हैं तो विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित व्यवस्था होती है। शेष विश्व में देखा जाए तो आपकी बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था आप पढ़ते हैं, है ना। ये आपको कम समझ में आता है, लेकिन देखिएगा थोड़ा अगर आपने समय दे दिया ये सब चीजें आपको आसान कर देंगे इसी क्लास में। देखो हमने कहा समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो याद रखिएगा कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय केवल सरकार द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि कोई भी आपका चाहे वस्तु हो चाहे सेवा से संबंधित सभी प्रकार की जो निर्णय होगी वो केवल सरकार करेगी। ये जो सरकार करेगी वो होती है समाजवादी, क्या होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है ना दोस्तों। याद रखिए जो आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है ये जो सिद्धांत दिया है वो जर्मन दार्शनिक थी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। दोस्तों वर्तमान में समाजवादी अर्थव्यवस्था कहां पर है? आपसे पूछेगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कहां है। भाई अपने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है, लेकिन ये पूछा है समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन है, तो रूस और चीन में। कहां पर? रूस और चीन में चलती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें सरकार ही निर्णय लेती है, सरकार ही निर्णय लेती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, कह रहा है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा से संबंधित सभी निर्णय बाजार द्वारा किए जाते हैं। तो जब कभी भी किसी वस्तु या सेवा का यहाँ पर निर्णय बाजार के द्वारा किया जाए तो ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्पादन के साधनों में निजी स्वामित्व कौन सी अर्थव्यवस्था होती है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व कौन सी अर्थव्यवस्था, तो आप कहेंगे सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम कहां से लिया गया है, तो आप कहेंगे सर एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस के द्वारा लिया गया है। अब आप कहेंगे सर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहां पर है, तो आप कहेंगे सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपकी कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब अपनी नोट्स में क्या बनाएंगे, सिंपल से आपको बताना है कि पूंजी अर्थव्यवस्था कहां से है, तो एडम स्मिथ की है। पूंजी अर्थव्यवस्था कहां आपकी लागू है, तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके पहले हमने बताया था समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना, तो आप कहेंगे सर ये समाजवादी व्यवस्था जैसे आपकी चीन में आपकी थी। बस इतने पॉइंट आपको कॉपी नोट कर लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है समझिएगा कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आर्थिक जिम्मेदारी सरकार की होती है तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों की निजी क्षेत्र में निहित होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन है, तो आपके भारत में। क्वेश्चन पूछेगा भारत में कैसी अर्थव्यवस्था चल रही है, तो भारत में जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, तो आप कहेंगे सर ये आपकी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आवाज साफ नहीं आ रही क्या, क्यों भैया आवाज आ रही है? बस इतने पॉइंट आपको कॉपी नोट कर लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में मिश्रित। चलिए ऐसी अर्थव्यवस्था अब नहीं आएगा। देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए विकसित अर्थव्यवस्था हमने कहा जिन देशों की अर्थव्यवस्था में जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का स्तर उच्च होता है। याद रखिए इस पॉइंट को कि विकसित कहा जाता है कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास का जो दर होता है उच्च होता है, वो आपकी किस अर्थव्यवस्था में, तो इनको कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना, इन्हें कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं जिनका आर्थिक विकास क्या होता है, उच्च स्तर का होता है।
वहीं पर दूसरा पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का एक निर्धारित स्तर से अधिक पाई जाती है। तो भैया राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय है, अगर निर्धारित स्तर से अगर अधिक हो जाती है तो इसको बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दोस्तों ये दोनों पॉइंट को नोट कर लेना है। अभी देखिए विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वे अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं जहां आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो प्रयास किया जाता है, जैसे अपना भारत है प्रयास कर रहा है कि मैं भी उच्च समृद्धि को प्राप्त कर लूं, अर्थात ये हो गया विकासशील हो गई, है ना, जो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी है, चाइना है, अमेरिका है, ऑलरेडी आपके समृद्धि हैं, लेकिन भारत क्या है पीछे लगा हुआ है, तो ये प्रयास कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना। यहां पर दोस्तों देखते हैं अगला है अल्पकालिक अर्थव्यवस्था क्या होती है। जिन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास या लोगों का रहन सहन काफी नीचा होता है ना, नीचा होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं अल्पकालिक अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? अल्पकालिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला आपसे कह रहा है बंद अर्थव्यवस्था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हमने इसीलिए ये चीजें लिया है कि भैया जिनको बड़ा शौक है ऑब्जेक्टिव लगाने का, हमने इसीलिए, अभी भी आवाज हो रही है, भैया जिनको बड़ा शौक है ऑब्जेक्टिव, चलिए, है ना, कहा भैया कि जिनको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं, जिनको नहीं आती है, उनके लिए हमने यहाँ पर ऐसी क्लासें रख दिया है कि आप पेड कोर्स में जाओगे तो भी आपको इस प्रकार से देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको फ्री पढ़ा दे, और यहीं से आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे एग्जाम में। देखो भैया बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं है। मतलब ना ही तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है, ना आप वहां को देते हैं ना वहां से कुछ लेते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं क्या, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार नगण्य होता है। मतलब बाहरी देशों को ना आप कुछ दे रहे हैं ना ही ले रहे हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि कोरोना काल हुआ था, कोरोना काल में क्या हुआ कि आपके यहाँ का जो सामान था आपके यहाँ पर था, दूसरे का यहाँ का नहीं आ रहा था, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, बंद अर्थव्यवस्था हो गई थी, है ना। जब हमको अंतरराष्ट्रीय तरीके से ना आयात हो ना निर्यात हो तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, मतलब शून्य आयात निर्यात, मतलब कोई प्रकार का प्रॉफिट नहीं हो रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि भैया वहां से कुछ आया है या गया है। अगला क्वेश्चन दिया है खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए खुली अर्थव्यवस्था क्या है, वह अर्थव्यवस्था जो विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार और निवेश के लिए स्वतंत्र होती है। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि अपने व्यापार को आप अन्य देशों के साथ व्यापार के लिए निवेश कर रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप बेच सकते हैं, वहां से खरीद सकते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं क्या, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और खुली अर्थव्यवस्था वर्तमान में विश्व की लगभग सभी हो गई है। मतलब हर देश में, हर देश की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था, इस बात को याद रख लेना है, क्योंकि हर देश किसी न किसी देश पर निर्भर है, वहां से कुछ लेता है तो वहां से कुछ देता है ना। तो ये होता है क्या, आपकी खुली अर्थव्यवस्था। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी तक आपने पढ़ा था, है ना, कंफ्यूजन था, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहोगे सर इकोनॉमिक्स की सबसे सरल होती है, इकोनॉमिक्स को बस सबसे सरल आपको सब्जेक्ट बना देना है। देखो कह रहा है कि आपसे कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। देखिए अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो आप कहेंगे सर ये 3 क्षेत्रों में बांटते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है। अभी देखना एग्जाम में यहां से मिलेंगे कितने क्वेश्चन। कह रहा है अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों के आधार पर कितने क्षेत्रों में, तो आप कहेंगे 3 क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र कौन होते हैं, तो आप कहेंगे सर ये 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है और तृतीय क्षेत्र होता है। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहा है, वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, ऐसे क्षेत्र को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। मतलब यह हुआ कि जो आपकी प्रकृति ने दिया है, आप लोगों को मुफ्त में दिया है, आपको फ्री में दिया है, वो होता है प्राथमिक क्षेत्र होता है। जैसे कृषि है, ये प्रकृति ने दिया है, मछली आपके ये प्रकृति ने दिया है, तो जो प्रकृति से मिलता है ये होता है प्राथमिक क्षेत्र में होता है। अब कौन कौन सी चीज आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, अपनी कॉपी में इनको नोट कर लीजिएगा। देखिए भैया जैसे कृषि है, यहाँ पर पशुपालन है, मत्स्य पालन है, वन है, खनन है, उत्खनन है, ये होते हैं आपके कैसे प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, क्योंकि इनकी प्राप्ति हम लोग कैसे करते हैं, प्राकृतिक स्तर पर करते हैं, भगवान की देन आपकी है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है,
कि वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसे क्षेत्र को कहते हैं। मतलब जो किसान से यहाँ पर लोग लेके जाते हैं उसका प्रयोग बड़े स्तर पर करने लगते हैं, उसका प्रयोग जो करते हैं अपनी गतिविधियों के रूप में, उसको कच्चा माल समझ लेते हैं, तो ये हो जाता है द्वितीय क्षेत्र, हो जाता है द्वितीय क्षेत्र। ठीक है ना। अब कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो भैया ये था आपका कौन? प्राथमिक क्षेत्र। पेड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। दोस्तों दिया गया है द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला दिया है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या होते हैं? वाहन उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, फर्नीचर उद्योग हो गया, लौह उद्योग हो गया। हमने कहा कि सर जी द्वितीय आपका जो आया तो कैसे आया? ये आया कैसे? हमने बताया वाहन उद्योग, वाहन की जरूरत पड़ी जब लौह इस्पात आया। वस्त्र आपका कहां से आया था? वस्त्र कहां से आया? आपके प्राथमिक क्षेत्र से, और वस्त्र को बना दिया उद्योग, तो ये वस्त्र उद्योग गया द्वितीय क्षेत्र में। फर्नीचर कैसे आई? तो आपकी पेड़ों से आया, मतलब प्राथमिक से आया और बना दिया उद्योग, तो ये हो गया क्या? फर्नीचर उद्योग, ये हो गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। लौ भी आया कहां से? तो प्रकृति से आया। अब ये उद्योग के रूप में करने लगे तो ये भी क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र में है। उम्मीद है कि ऐसे तरीके से आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा। यहां पर देखिए आपको समझ में आ गया कि पहला क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है। अब आप पढ़ना है तीसरी क्षेत्र में। देखिए यहां पर आपसे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, है ना, मतलब भारत की जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है इसका सबसे बड़ा स्रोत है ये तृतीय अर्थव्यवस्था होती है। तृतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलते हैं सेवा क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। याद रखिएगा 2023 में भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है। यहां पर दोस्तों देखिएगा आप सेवा क्षेत्र क्या होता है समझिएगा कि तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सी सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो हमने कहा सर जी जैसे व्यापार किया जाता है ये आपको सेवा है। यहाँ पर परिवहन आपको सेवा ही दे रहा है। बैंक आपको क्या करते हैं? सेवा ही देते हैं। बोलते हैं आइए सर थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा चाय पी लीजिए। जब बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं तो ऐसा होता है। चिकित्सा भी आपको सेवा ही दे रहे हैं। शिक्षा क्या है भैया? सेवा ही है। हम भी आपकी सेवा ही कर रहे हैं। यहाँ पर पर्यटन क्या है? तो ये भी क्या है? पर्यटन भी आपको सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर संचार है, बीमा है, ये जो होती हैं आपकी क्या? तो आपकी आते हैं आपके तृतीय क्षेत्र में। अगर पूछे पंडित जी आपके होते हैं, पंडित ये किस क्षेत्र में आते हैं? तो भैया पंडित जो आपके हैं ये भी सेवा क्षेत्र में ही आते हैं। ठीक है ना, आपके सेवा क्षेत्र में ही आते हैं। अगले पॉइंट में आइएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था की उसकी सकल आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो याद रखिए किसी अर्थव्यवस्था की उसकी सकल आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की होती है। एक तो कृषक होती है, औद्योगिक होती है और सेवा होती है। अभी बताया ना 3 प्रकार के, तो वही 3 प्रकार हो गए। कृषक हो गया, औद्योगिक हो गया और सेवा हो गई। यहाँ पर आते हैं बेरोजगारी। चलिए बेरोजगारी क्या होती है आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको अच्छे तरीके से देखना भी है। भैया बेरोजगारी क्या है कि कार्य करने की इच्छुक व्यक्ति को जब प्रति वर्ष 180 दिन तक कार्य ना मिले तो इस स्थिति को कहते हैं बेरोजगारी। समझ में आ रहा होगा कि भैया बेरोजगार किसे कहते हैं? जो भैया काम करने का इच्छुक है। भैया जो काम करने का इच्छुक ही नहीं है, वो जॉब लेने का इच्छुक ही नहीं है, वो पढ़ता ही नहीं है, तो उसको क्या जॉब मिल जाएगी? हमने कहा जॉब उसको मिलेगी जो मेहनत करेगा, जो इच्छुक होगा। बस सोच लेने से कुछ होता नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर बेरोजगारी है। अगर वो कुछ करने का इच्छुक है और अगर 180 दिन तक उसको कार्य नहीं मिलता है तो इसको बेरोजगारी कहा जाता है। याद रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भारत में कर्मचारियों हेतु क्या दिया है कि भारत में कर्मचारियों हेतु जो भत्ता तय करने का आधार होता है ये क्या होता है? तो भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता जो होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा। अगला दिया है संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, इसको समझिएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी किसी देश में तकनीकी परिवर्तन या उत्पादन इकाइयों में कमी के कारण फैली बेरोजगारी को कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। मतलब जैसे भारत में है तकनीकी परिवर्तन है, तकनीकी का सही से सुविधा नहीं है, उत्पादन इकाइयां नहीं है, तो ऐसी उत्पादन इकाई उसी इकाई को हम बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अगर हमारे पास हर वो सुविधा मिल जाए तो हम भी एक नंबर 1 हो जाएंगे। हमारे पास कमी है तकनीकी का, हमारे पास कमी है उत्पादन इकाइयों का, तो हम कहेंगे सर ऐसी बेरोजगारी होती है संरचनात्मक बेरोजगारी
बेरोजगारी होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो आप कहेंगे सर जी भारत में यही बेरोजगारी तो है सबसे बड़ी समस्या कि यहाँ पर तकनीकी का ज्ञान अच्छी तरीके से उत्पादन नहीं है। तो आप कहेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी आपके भारत की सबसे बड़ी समस्या आपकी है। यहाँ पर आते हैं, अगला पॉइंट है चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है। देखिए भैया चक्रीय बेरोजगारी क्या है? किसी देश में मंदी प्रवेश के कारण फैली अल्पकालिक जो आपकी बेरोजगारी होती है इसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। मतलब किसी भी देश में अगर मंदी आ जाती है और मंदी आ जाती है तो भाई ऐसी जो आपकी व्यवस्था होती है ये चक्रीय बेरोजगारी होती है, क्योंकि हर समय तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ समय बाद तो परिवर्तन होगा ही होगा। मंदी आई है तो इसका कहीं ना कहीं महंगाई भी होगा। तो भैया मंदी प्रवेश के कारण फैली अल्पकालिक होती चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। यहाँ पर आते हैं, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं, जो कि आपकी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, यहीं से मिलेगा, याद रखिएगा। अधिक व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब हमने कहा कि सर जी जरूरत होती है मात्र यहाँ पर देखा जाए 2 लोगों की, लेकिन कहते हैं आओ यार तुम भी चलो और यार तुम भी चलो। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, लोग ज्यादा हो जाते हैं। वही काम जिसमें से 500 रुपए आपको मिलना था अगर तो कर लेते तो आपको सिर्फ कितने मिल जाते? 500 मिल जाते। लेकिन आपने कहा चलो यार जल्दी चलते हैं, लिवा लेते हैं, थोड़ा आराम करेंगे, तो उसमें क्या हुआ वो 500 डिस्ट्रीब्यूट हो गए लोगों के बीच। तो ये हो जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब ऐसी बेरोजगारी मिलती कहां पर है? आपको कृषि क्षेत्र मिलती है। जैसे बता दें कि कोई काम आपका है यहां पर 5 लोग कर सकते थे, लेकिन यह हुआ कि घर के जितने भी मेंबर हैं कहते हैं खाना बाद में बनाना है ना, खाना बाद में बनाना, चलो खेत में जल्दी जल्दी से वहां पर मिर्चा तोड़ लेते हैं। तो भैया सबको लिवा गए, चाहते तो 4 लोग भी तोड़ जाते, नहीं घर में 10 मेंबर थे 10 को लिवा गए। तो ऐसी बेरोजगारी होती छिपी हुई बेरोजगारी। तो यहां पर देखिए इसको पढ़िएगा, कह रहा है किसी कार्य को पूर्ण करने में जरूरत से अधिक व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आपका दिया गया है कि कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी है। तो आप कहेंगे सर कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी कैसी है? प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलती है। यहां पर दिया है मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। हमने कहा सर मौसमी बेरोजगारी की अगर बात कर लेते हैं तो जब मौसमी घटनाओं के कारण रोजगार के अवसर समाप्त हो जाते हैं तो इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अब देखिए मौसमी बेरोजगारी मतलब होता है जैसे आपका कृषि क्षेत्र है, अब इसमें गेहूं आपने बो दिया, अब गेहूं बो दिया तो आप गेहूं के खेत में बैठे थोड़ो रहते हैं कि बैठे बैठे देख रहे हैं गेहूं कब उगेगा, गेहूं कब उगेगा, कब काटेंगे, कब, ये तो नहीं करते ना। गेहूं बो दिया अब तो भैया मालूम है इसमें पानी लगाना पड़ेगा, बाकी फ्री है। बहुत लोग इसका फायदा उठा लेते हैं, है ना, गेहूं बो लेते हैं, बाहर कमाने चले जाते हैं, उसका फायदा उठा लेते हैं। तो भैया जो मौसमी बेरोजगारी होती है आपकी कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलते हैं कृषि क्षेत्र में, है ना, क्योंकि भैया मौसमी घटनाओं के कारण भैया अब तो आपको कार्य मिलेगा नहीं, जब नहीं मिलेगा तो भैया ये होता है कृषि क्षेत्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि भैया ऐसा ही केवल हम अल्लाह मार रहे हैं और आपको बस सुनते जा रहे हैं, पंडित जी की तरह कथा हम सुना रहे हैं और आप सुनते जा रहे हैं। कुछ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा अपना बहुमूल्य समय दीजिए, हम आपके बहुमूल्य समय को इतना बहुमूल्य बना देंगे जीवन में भी आपको याद रहेंगी चीजें। यहां पर देखिए अगला पॉइंट दिया है खुली बेरोजगारी क्या है। खुली बेरोजगारी कह रहा है योग्यता के होते हुए भी किसी व्यक्ति को रोजगार न मिलना, ये क्या कहलाता है। तो कहेंगे सर जी भारत में बड़ी समस्या हो गई है। क्या समस्या है? कि मेरे पास योग्यता है, मैं बीएड डिग्री धारक हूं, मैं इंजीनियर हूं, लेकिन आज भी मुझको जॉब नहीं मिल रही है। ये है आपकी खुली बेरोजगारी जिसको लोग देख रहे हैं, है ना। लोग क्या करते हैं, पकौड़े बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, है ना, कोई बोलता है एमबीए चाय वाला, कोई बोलता है बीटेक चाय वाला, कोई बोलता है कुछ, योग्यता उसके पास है लेकिन फिर भी यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है, इसे बोलते हैं खुली बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट दिया गया है कि घर्षण जनित बेरोजगारी अथवा प्रतिशोधात्मक बेरोजगारी क्या होती है। इसको देखिएगा, एक से दूसरे रोजगार में प्रवेश करते समय अल्प अवधि की बेरोजगारी क्या होती है? घर्षण जनित बेरोजगारी होती है। मतलब कह रहा है, फिर समझिए, एक से दूसरे रोजगार में प्रवेश करते समय अल्प अवधि की जो बेरोजगारी होती है वो घर्षण जनित बेरोजगारी होती है। मतलब ये हुआ कि भैया हमने क्या किया, हमने यहाँ पर किया एक कारखाना खोल लिया बर्फ फैक्ट्री का, किसका? बर्फ फैक्ट्री का। लेकिन क्या हुआ, हमको फायदा नहीं हो रहा था, हमको लगा कि कोई बर्फ ज्यादा नहीं खा रहा है, मीठी चीजें नहीं खा रहा है, लेकिन बाहर जो फुल्की लगाए हुए हैं, जो बतासा का ठेलिया लगाए हुए हैं, उसकी तो भैया दिन में 1000 की बिक्री हो जाती है।
तो आपने क्या किया कि आपने प्लानिंग बनाने लगे कि प्लानिंग बनाना है कि भैया अब हमको क्या करना है, हमको भी फुल्की बेचना है, हमको भी चाट बेचना है। तो आप क्या करेंगे, अब 2-4 दिन के लिए बर्फ का काम बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? जब काम बंद करेंगे तभी तो दूसरे काम पे जा पहुंचेंगे। तो भैया आपको जो समय लग गया 1 महीना का ये अपना फुल्की का सामान लाने में, इकट्ठा करने में, तो ये जो समय हो गया, गैपिंग हो गया, ये होता है घर्षण जनित बेरोजगारी होती है। समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? ये जो बेरोजगार फैल रहे हैं, ये बेरोजगार हैं क्या, ये कौन जारी कर देता है? तो आप कहेंगे से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े को जारी करता है। कहते हैं ना कि भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन है ना, कौन सा क्षेत्र अच्छा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, यह होता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। अगला दिया गया है कि भारत में बेरोजगारी मापन के लिए कौन सी विधियां हैं? तो सबसे कहेंगे समान स्तर है, चालू साप्ताहिक स्तर है, चालू दैनिक स्तर है, इससे हम लोग बेरोजगारी माप सकते हैं। अब आते हैं भारतीय मुद्रा और बैंकिंग से। एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलना है, छपा हुआ मिलेगा। देखो भैया, आपसे आ गया है टॉपिक भारतीय मुद्रा और बैंकिंग। देखिए, ऐसी वस्तु जिसके चारों ओर उस देश की अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। क्या? ऐसी वस्तु जिसके चारों ओर उस देश की अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं मुद्रा। भैया मुद्रा और ये पैसा ही ऐसी चीज है जिसके पीछे दुनिया पागल है। उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी उसी पर डिपेंड है। आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। तो याद रखिएगा, ऐसी वस्तु जिसके चारों ओर उस देश की अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है, ये होता है मुद्रा होता है। दोस्तों, आपसे पूछे कि आरबीआई को मुद्रा निर्गमन का अधिकार कब दिया गया? जो आपकी आरबीआई है, ये मुद्रा को छाप सकती है, ये निर्गमन कर सकती है। ये 1935 में ये अधिकार दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा। अगला है कि स्वतंत्रता से पहले भारत की मुद्रा किसके चित्र पर अंकित थी? तो स्वतंत्रता से पहले भारत की जो मुद्रा थी, इस पर जो चित्र था, ये जॉर्ज पंचम और जॉर्ज सस्टम, जो आपके जॉर्ज पंचम आपके ब्रिटेन के थे, जॉर्ज सस्टम थे, उनका ही मुद्राओं में क्या था, चित्रांकन था। लेकिन फिर क्या हुआ उसको देखिए कि 1947 में पत्र मुद्रा जिसके चित्र पर अंकित किए गए अशोक स्तंभ था। दोस्तों याद रखिएगा, मतलब पत्र मुद्रा था, जो नोट आए उनमें से देखा जाए अशोक स्तंभ छपने लगा था। अगला आपसे कह रहा है कि भैया गांधी जी की बात आती है, गांधी जी के चित्र वाला 5 रुपए का नोट पहली बार कब जारी हुआ था? तो गांधी जी के नोट में 5 रुपए का जो नोट चला, उसमें गांधी जी छपे, वो आपके अक्टूबर 1987 में आपकी ये नोट आपकी चल गई थी। अगला दिया गया है, कह रहा है 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? बस यही क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से कि भैया 1 रुपए का जो नोट होता है किसके द्वारा जारी होता है? आप कहेंगे सर वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। अब दूसरा क्वेश्चन देख सकते, पेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था, जेई में पूछा गया है, 1 रुपए नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। अगला दिया गया है, 1 रुपए के अलावा अन्य सभी नोटों का निर्माण और निर्गमन किसके द्वारा होता है? तो आप कहेंगे सर 1 रुपए से अगर अधिक की नोट है तो भैया वो होती है आरबीआई, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में होता है। वही उसमें सिग्नेचर करता है, वही उसका निर्गमन करता है। याद रखिएगा। देखो दिया गया है, 1 रुपए के अलावा अन्य सभी नोटों पर हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई के, जो आपके गवर्नर होते हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि आरबीआई द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में होता है? याद रखिए, कोई भी नोट हो, अगर आरबीआई से निकली नोट है तो उसमें से भाषाओं की संख्या 17 भाषाओं में होती है। इस बात को याद रख लेना है। अगला दिया है कि वह कौन सी कम समय की प्रतिभूतियां होती हैं जिनके माध्यम से सरकार उधार लेती है? तो भैया देखिए कि उधार जो लेती है इसे बोलते हैं ट्रेजरी बिल। क्या कहते हैं? ट्रेजरी बिल। आपने कभी ना कभी सुना होगा। ये कम समय की प्रतिभूतियां होती हैं जिसके माध्यम से सरकार उधार ले लेती है, इसे ट्रेजरी बिल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया है कि ट्रेजरी बिल का निर्गमन सरकार के किसके द्वारा होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला देखो आपसे क्या है, काल मुद्रा बाजार क्या होता है? क्या दिया है? काल मुद्रा बाजार। यह अत्यंत ही अल्पावधि वाले फंड का बाजार होता है। ठीक है ना। अगला दिया है, किसी देश द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट समझिए, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग हमेशा डरते हैं, जिस चीज से आप डरते हैं वो चीज आपको सरल होने वाली है। कह रहा है किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा की अन्य मुद्राओं की तुलना में गिरावट को क्या कहते हैं? आपके देश की मुद्रा है क्या? आपके देश की मुद्रा है मान लीजिए 10 रुपया, है ना। और 10 रुपए ना बोलिए, हम आपको बताते हैं, जैसे आपकी मुद्रा है यहाँ पर कितना है,
आपकी नई मुद्रा आपके जैसे अमेरिका की है 82 रुपया है, आपकी 82 रुपए, है ना। मतलब अपने भारत में अगर हमको डॉलर लेना है, $1 अगर अमेरिका से लेना है तो आपको 82 रुपया चुकाना पड़ेगा। मतलब 1 और 82 कितने जमीन आसमान का अंतर है। अर्थात कि आपकी मुद्रा में अन्य मुद्राओं की तुलना में गिरावट देखने को मिल रही है, तो आप मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाता है। क्या? मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। नई मुद्रा को अपनाना क्या कहलाता है। अब इस बात को समझिए कि काले धन को समाप्त करना है। लोगों ने पैसा ठेस ठेस के भर लिया है। कौन लोग? हम लोगों की बात नहीं है, नेता लोग हैं। जैसे कर्नाटक में सबसे ज्यादा अमीर क्या है विधायक, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अमीर जो आपके अरबपति हैं वो आपकी कर्नाटक में हैं, याद रखिएगा। तो एक काला धन इकट्ठा करे रहते हैं कि हाँ जब चुनाव आएगा तो हम सब खरीद लेंगे, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 30,000 रुपए में। तो ये काला धन होता है दोस्तों। काले धन को समाप्त करना, पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को अगर आप बनाना, ये होता है विमुद्रीकरण होता है। जैसे मोदी जी ने क्या किया था, अभी 2016 में किया था। यहां पर देखो दिया भारत में नोटबंदी या इसे बोलते हैं विमुद्रीकरण कब हुआ था। तो देखिए हमने कहा भारत में नोटबंदी और विमुद्रीकरण ये आपका 8 नवंबर 2016 को हुआ था, जो कि आपने पढ़ा भी था, है ना। यहां पर कह रहा है भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई, तो कहेंगे 78 में हुई और 2016 में हुई, कहेंगे 2 बार आपका हुआ है। अगला दिया गया है कि मुद्रा का मूल्य बढ़ने के फलस्वरूप सेवा और वस्तु के मूल्य का गिरना, ये होता है मुद्रा संकुचन। इस बात को याद रखिए कि मुद्रा का मूल्य अगर बढ़ रहा है और भैया ऐसी स्थिति में सेवा और वस्तु का मूल्य गिर रहा है तो ये मुद्रा संकुचन होता है। लेकिन इसी का अगर उल्टा हो जाए कि भैया मुद्रा का मूल्य क्या रहा है, गिर रहा है, और वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ रहा है, तो भैया वो क्या होता है, जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा। भैया याद रखिएगा यहां पर कह रहा है कि एटीएम का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, याद रखिए। अगला है स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। तो स्मार्ट शब्द जो आपका मनी है ये क्रेडिट कार्ड के लिए होता है, क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला दिया गया है इस प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं। प्लास्टिक मनी कहते हैं, क्रेडिट कार्ड को कहते हैं, क्रेडिट कार्ड को ही कहते हैं। यहां पर देखिए अगला पॉइंट दिया है भारत में बैंकिंग का इतिहास। और भारत में बैंकिंग के इतिहास की बात करते हैं तो अब इसको यहीं पर रखते हैं, क्योंकि बैंक से रिलेटेड आप लोग समझदार हो, आप लोग पढ़ भी सकते हैं ना। बाकी जब कभी आराम से पढ़ने का मन होगा तो आपको थ्योरी की क्लासें आपको दे देंगे, तो उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड आप जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है आरबीआई वाला हो गया, एसबीआई वाला हो गया, इंपीरियल बैंक हो गया, भारत का पहला कौन सा बैंक आपका है ना, स्वामित्व वाला बैंक कौन सा है, ये आपसे पूछेगा। तो इसको हम लोग यहीं पर रखते हैं। बाकी जो भी आपने सीखा, बहुत कुछ आपने सीख लिया है इस वीडियो में। पंचवर्षीय योजना पढ़ लिया है आपने, बहुत कुछ पढ़ लिया है ना। आपने जितना पढ़ा आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, जो कि अब आपको समस्या नहीं होगी। इकोनॉमिक्स में आपको सरल लग रही होगी। सरल लग रही कि नहीं लग रही है? लग रही है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे।